स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस फॉर द क्लैट पीजी 2026 एग्जामिनेशन, जहां पे ये पार्ट 2 होने वाला है और इसके जो पार्ट 1 है वो आपको हमारे इस प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएगा। ये सीरीज ऑफ वीडियोस है, इसमें जो हम लोग केसेस डिस्कस कर रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव डन डीप रिसर्च एंड आफ्टर दैट हम लोग आपके लिए पूरी लिस्ट लेके आए। हम लोग इन केसेस को आपको डिटेल में पूरा अंडरस्टैंड करवाएंगे और साथ ही में और ऐसी वीडियोस के लिए और उसके लिए प्लीज हमारे चैनल संभव लॉ को देखिए सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज अभी काउंसलिंग जैसे ही चालू होगी 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया। संभव लॉ के चैनल के ऊपर मैं रोज लाइव सेशन करूंगा, जहां पे आप जो 50,000 रुपीज 60,000 रुपीज खर्चा करोगे अपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, क्या आपको लगाना है, क्या आपको नहीं लगाना है, क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या चीजें होंगी, इवन पीएसयूज के लिए भी जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, बाकी सारी चीजें होंगी, वो सारी की सारी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस चैनल पर हम रोज लाइव सेशन करके डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। उसके अलावा अगर आप इस बार तैयारी कर रहे हो एग्जाम की और आपके पास अब बिल्कुल देखिए जो कि टाइम इतना कम रह गया है और आपको चाहिए कि हाँ सर एक ऐसा कोर्स हो जिसमें कि सारा का सारा स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, केस लॉ समरीज बिल्कुल ऐसे इतने कॉस्ट में आ जाए जितने में तो क्लैट पीजी का एग्जाम का फॉर्म भी ना हो, तो आप हमारा लास्ट मिनट एप्लीकेशन कोर्स चेकआउट करिए। अगर आपको 30, 35, 20 डेज के हिसाब से जैसे भी तैयारी करनी हो, दिस कोर्स इज द बेस्ट, बिकॉज इसमें जो हम लोग ने एग्जाम के लेक्चर्स हैं बिल्कुल शॉर्ट एकदम कंप्रेस उसमें करके रखे, एक दिन 2 दिन में आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट जो मेजर मेजर है कवर हो जाएंगे। लेक्चर सीरीज बहुत बढ़िया से दी हुई है और साथ ही में अगर आपको हमारी जो फैकल्टी सुबह से उनकी पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो उन्होंने ही यहाँ पे आधे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है, तो आपको बहुत बढ़िया से वहाँ पे उनके लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ये चाह रहे हो कि सर मुझे केवल मॉक टेस्ट दे दो, आप केस लॉ समरीज दे दो, मैं अपना सारा काम कर लूंगा, तो ये आपका जो कोर्स है ये केवल अभी 1499 में अवेलेबल है और इसमें सारे आपको जो मॉक पेपर्स है 35 मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिव सारे मॉक पेपर्स सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है और साथ में केस लॉ समरीज सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आपको चेकआउट करना है प्लीज इस कोर्स के बाद देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज जिसमें एकदम बजट प्राइस में आपको सारा मिलता है। अब चलिए यहाँ पे वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट कर। सबसे पहला आज का हमारा केस है दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब। अब इस केस में क्या हुआ देखिए, ये जो केस है ये एक्सप्लोर करता है द टेंशन बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द स्टेट सिक्योरिटी। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब में सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करा कि भाई आर्टिकल 21 जो है, जो गारंटी करता है आपको पर्सनल लिबर्टी, क्या वो ओवरराइड कर सकता है जो स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं बेल के ऊपर अंडर द यूएपीए। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एड्रेस करा उस इशू को कि भाई आर्टिकल 21 जिसको हम कहते हैं ना कि भाई ये हमारा पर्सनल लिबर्टी को ये गारंटी करता है कि साहब पर्सनल लिबर्टी हमें मिलेगी, तो क्या आर्टिकल 21 जो है क्या वो ओवरराइड करेगा स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस को जो कि यूएपीए के अंडर है? इसके जरा फैक्ट्स देख लेते हैं। के नजीब क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक मेंबर थे। इनके ऊपर एक्यूजेशन लगा कि इन्होंने कॉन्स्पायर करा था 2010 के अटैक्स ऑन प्रोफेसर टीजे जोसेफ केरला के अंदर। प्रोफेसर जोसेफ के हैंड चॉप कर दिए गए थे फॉर एलिजली ब्लास्फेमस कंटेंट इन एन एग्जाम पेपर। नजीब एब्सकॉन्ड हो गए थे, को अक्यूज थे एंड कन्विक्ट उनको करा गया विद 2 to 8 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये बाद में अरेस्ट हुए, कस्टडी में रहे 5 साल विदाउट ट्रायल एंड फिर इन्होंने 6 बेल एप्लीकेशंस फाइल करी 2015 से लेकर 2019 तक एंड सभी की सब जो बेल एप्लीकेशन थी वो इनकी रिजेक्ट हो गई। रिजेक्शन का रीजन क्या था कि भाई इनके ऊपर एलिगेशन था किसका? इनके ऊपर जो एफआईआर जो हुई थी वो यूएपीए के अंडर हुई थी। ठीक है, केरला हाईकोर्ट ने इवेंचुअली इनको बेल ग्रांट करी साइटिंग द प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन। ठीक है, फिर ये इशू पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक कि क्या भाई जो आर्टिकल 21 है वो ओवरराइड करेगा सेक्शन 43 डी क्लॉज 5 को यूएपीए के, एंड क्या जो कोर्ट्स हैं उनको बेल को डिनाई करना चाहिए व्हेन प्राइमा फेसाई गिल्ट जो है वो शोन हो रहा है यूएपीए के अंडर, एंड क्या कैन द स्टेट अपोज बेल विदाउट स्पेसिफिक और सब्सटैंशियल ग्राउंड्स, कि भाई क्या सिर्फ बेल इस बेसिस पे अपोज करी जा सकती है बाय द ऑनरेबल by the learned state या by the learned state prosecution या by the prosecution department, कि भाई ये यूएपीए के अंडर इनको अरेस्ट करा गया है या इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूएपीए के अंडर लगाए गए हैं, तो इसलिए इनको बेल ना दी जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टीज का क्या कंटेंशन था? यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई जो जो सेक्शन 43 डी है वो लिमिट करता है कोर्ट की पावर बेल देने के लिए अंडर द यूएपीए केसेस। ठीक है, प्लस यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया ने एक और बात कही कि भाई जो नेशनल सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो बहुत ज्यादा है एंड जो नेशनल सिक्योरिटी है वो आउटवे करती है किसको? इंडिविजुअल लिबर्टी को। नजीब की तरफ से जो काउंसिल थे उन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है वो वायलेट करता है क्या? आपका आर्टिकल 21 एंड द राइट टू स्पीडी ट्रायल। ठीक है,
प्लस इन्होंने सॉर्ट करा क्या, पैरिटी विद द को अक्यूज हु वर एक्विटेड ऑन और रिलीज्ड ऑन बेल। अब इसमें क्या था, ये तो को अक्यूज बनाए गए थे, ठीक है, तो बाकी सारे जितने अक्यूज थे, ठीक है, उनको बेल मिल गई थी या वो एक्विट हो गए थे। लेकिन चूंकि ये इनको ना बेल मिली थी ना ये एक्विट हुए थे, ठीक है, ना ही इनका ट्रायल जो है वो कंप्लीट हुआ था, ठीक है, तो इनको तो बस जेल में रखा गया था, है ना, और ये जेल में सड़ रहे थे। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने बोला कि भाई एटलीस्ट जब बेल जो मैटर है, जो जितने भी बेल मैटर्स हैं, जब वो पैरिटी के बेसिस पर चलते हैं, तो जब को अक्यूज को जब बेल मिल रही है, सो व्हाई नॉट हिम, ठीक है। प्लस इन्होंने यहाँ पे असर्ट करा दैट प्रोसीजरल फेयरनेस रिक्वायर्स द जुडिशियल इंटरवेंशन। या तो आप बाकी लोगों को भी आप बेल मत दो, बाकी लोगों को अगर आपने बेल दे दी, सो फिर अब इनको बेल देने में क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जो सेक्शन 43D का क्लॉज 5 है यूएपीए का, उसमें क्या है कि कोर्ट्स मे डिनाई बेल इफ एलिगेशंस अपीयर्स प्राइमा फेसाई ट्रू। एंड आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्ट वो करता है आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्लस अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है कि बैलेंसिंग द एंटी टेरर लॉज विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अ स्पीडी ट्रायल। अब भाई अगर कोई एंटी टेरर लॉ है, ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई जो यूएपीए है, तो यूएपीए के अंडर बहुत ज्यादा जो हीनियस क्राइम वाले होते हैं ना, उनको करा जाता है, ठीक है, प्लस जिससे कि स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा हो, तो उनको यहाँ वो उसको उन लोगों को इसके अंदर ट्राई करा जाता है। बट इसके अंदर ट्राई तो आपको करना पड़ेगा ना, एनी हाई, मतलब एनी हाउ ट्रायल तो आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट ट्रायल आप कैसे कह सकते हो कि भाई हम किसी को मतलब एन नंबर ऑफ डेज तक हम किसी को अंदर रख सकते हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा केरला हाई कोर्ट का डिसीजन उनको बेल देने का, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वो ओवरराइड करते हैं स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस को जहां पे कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और उन्होंने कहा कि भाई प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन है 5 साल का, दैट टू विदाउट ट्रायल, ये वायलेट करता है आपका आर्टिकल 21। 5 साल से आप किसी को जेल के अंदर रखे हो, ठीक है, ट्रायल आप उसका कर नहीं रहे हो, कुछ आप कर नहीं रहे हो, तो आदमी वो कब तक रहेगा जेल के अंदर। प्लस यहाँ पे डिक्लेयर करा दैट जुडिशियल पावर्स कैन नॉट बी एक्लिप्स्ड बाय द स्टैट्यूटरी कॉन्स्ट्रेंट्स। जुडिशरी के पास पावर है, वो उनको निकाल सकते हैं, तो वो उसको निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला। रैशनल क्या था जुडिशियल रीजनिंग का, द कोर्ट एम्फसाइज द हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स, ठीक है। प्लस इन्होंने यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि के सेक्शन 43D जो है यूएपीए का, इट डज नॉट हाउस द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू तो हर किसी के ऊपर अवेलेबल है, चाहे वो 43D हो यूएपीए का या कोई और एक्ट हो, ठीक है। प्लस यहाँ पे इन्होंने कंपेयर करा यूएपीए को विद एनडीपीएस एक्ट, एंड इन्होंने ये भी बोला कि जो एनडीपीएस है वो ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, लेकिन फिर भी उसमें बेल मिलती है। प्लस बेल जस्टिफाइड थी एज जो ट्रायल था वो अनलाइकली टू कंक्लूड था सून। प्लस जो कंडीशंस इम्पोज करी गई थी वो ये करी गई थी कि भाई अब आप वीकली जाके पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, कोई कम्युनल एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई आप एविडेंस को टैंपर नहीं करेंगे, जैसा कि बाकी सब में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफेक्ट्स देख लीजिए आप लॉ के, यहाँ पे इन्होंने क्या, यहाँ पे इस केस से हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे रिवील हुआ मिसयूज ऑफ एंटी टेरर लॉज कॉजिंग एक्सेसिव प्री ट्रायल डिटेंशन। के नजीब तो पहुंच गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, अभी सोचिए कितने लोग ऐसे होंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, और कितने लोग विदाउट ट्रायल कितने लोग सड़ रहे होंगे आज भी जेल के अंदर, ठीक है। हाईलाइट करा यहाँ पे क्या, फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लीडिंग टू द प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन। और यहाँ पे एक्चुअल में फेलियर नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन करनी ही नहीं है एक्चुअली। तो फेलियर तो तब होगा जब कोई काम करे और फिर वो करने में फेल हो जाए, यहाँ तो वो कर ही नहीं रहे काम, ठीक। प्लस reasserted the constitutional value of the speedy trials, plus call for the judicial vigilance in cases involving the UAPA and the similar legislations, ठीक है। कंक्लूजन में क्या आया कि भाई जो केस हुआ इसने अंडरस्कोर करा द कॉन्स्टिट्यूशनल, इसने ये बोला कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी है दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, एंड यहाँ पे जो बेल दी गई के नजीब को वो बकायदा ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के बेसिस पर ही दी गई, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर हमें कोई सेफगार्ड दिया है तो उसका यूज करते हुए ही उनको जो है बेल दी गई, ठीक है। अपने नेक्स्ट केस की तरफ मूव करने से पहले हमारे संभव लॉ में एक पूरा कोर्स चल रहा है जो कि आपको ओनली 399 में आपको मिलेगा, और ये इस पूरे केस में क्या है, आपको सीयूईटी एलएलएम, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, जेएमआई, एएमयू, एयू, एलयू के एलएलएम कोर्सेज के लिए पूरे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कोर्स आपको मिल रहा है, जो कि 10 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ है। एंड प्लस इसमें आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलेगा, ठीक है। अब चाहे वो सीयूईटी का एलएलएम हो, पी वो आईआईटी खड़गपुर का हो, है ना, आईएलआई का हो,
जामिया का हो, एएमयू का हो, सो इसमें पूरा हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे रहे हैं। इसमें हम आपको एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज देंगे जो कि 40 प्लस मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे, डिटेल्ड आपको सोल्यूशन मिलेगा इनका, प्लस आपको इसमें फ्लेक्सिबल एक्सेस मिलेगी। प्लस इसमें इसके बाद फिर एक और कोर्स हमारा चल रहा है दैट इज फॉर 2999, 2999 का ये कोर्स चल रहा है, जो कि ये क्लैट पीजी की जो जो ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन एक जो होती है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए। सो ये पूरा एक हमारा चल रहा है जिसमें कि हम आपको कंप्लीट कवरेज दे रहे हैं सिलेबस का, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब एक स्पीडी फॉर्म में हम आपको देंगे कि ताकि आपकी लास्ट मिनट सच में आपकी जो प्रिपरेशन है वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन ही हो, ठीक है। प्लस इसमें आपको मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और वो मॉक टेस्ट सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव है ना कि आपका हर पेपर का लगभग हर क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। प्लस जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं आपका उन पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। प्लस इसमें आपको पास भी फ्लेक्सिबल एक्सेस है। प्लस हमारे जो ये टॉप रैंकर्स हैं यहाँ, इनकी हमने यहाँ पे आप लोग को फोटो दिखाई हुई है कि AIR 6 भी आया है हमारे यहाँ से, AIR 9 भी आया है, 14 आया है, 15 आया है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के। फिर एक हमारा चल रहा है मॉक टेस्ट सीरीज प्लस केस लॉ समरीज का एक पूरा एक जो जितने भी ये रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ठीक है, तो एक पूरा एक उसका एक वो चल रहा है पूरा। और ये भी लास्ट मिनट है, 35 फुल लेंथ मॉक पेपर्स इसमें आपको मिलेंगे, 150 प्लस कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क प्लस रीसेंट केस लॉ के ब्रीफ मिलेंगे आपको, एंड अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं इसमें आपको, प्रैक्टिस आप इसमें अनलिमिटेड आप टाइम अप कर सकते हैं। सो आप लोग जो भी क्लैट को टारगेट कर रहे हैं इस साल, सो आप लोग ये कोर्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा रीजनेबल है ये कोर्स, ठीक है। भैया आप लोग इजीली आप लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी CUET LLM की तैयारी करनी है, IIT खड़गपुर की करनी है, ILI की करनी है, तो वो हमारा ये वाला कोर्स ले लें, ठीक है। सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि आपका बहुत कुछ कवर भी कर रहा है आपका। फिर आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि है पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2021 का केस है। इसमें क्या हुआ, एक बार इसका बैकग्राउंड देख लीजिए क्या था कि एक संस्था है फोरम्स फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स, उसने केस फाइल करा अगेंस्ट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या था, इसमें उन्होंने बेसिकली चैलेंज करा वेस्ट बंगाल, इसको हम हीरा एक्ट बोलते हैं, बिकॉज जो वेस्ट बंगाल हीरा था ये ओवरलैप कर रहा था विद द सेंट्रल रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जो कि रेरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने चैलेंज करा द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। दिस इज वेस्ट बंगाल HIRA हीरा, ठीक है। और यहाँ पे हेल्ड भी ये हुआ कि जो वेस्ट बंगाल हीरा है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर बीइंग रिपग्नेंट टू द रेरा। हुआ क्या इसमें, सबसे पहले तो पर्पस देख लीजिए कि रेरा का क्या पर्पस है। रेरा का पर्पस है इट इट इज एम्ड टू ब्रिज इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड द रियल एस्टेट डेवलपर्स, ठीक है। अब जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको उनके पास एक कायदे से आप ये मानिए कि उनको एक हथियार दे दिया गया है अगेंस्ट द रियल एस्टेट डेवलपर्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे उन्होंने प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करा, एफिशिएंसी को प्रमोट करा एंड ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करा। प्लस यहाँ पे इन्होंने सॉर्ट करा है रियल एस्टेट सेक्टर को एंड प्रोटेक्ट करा है होम बायर्स को। प्लस यहाँ पे इन्होंने एनकरेज करा इन्वेस्टमेंट बाय इंक्रीजिंग द सेक्टोरल ट्रस्ट एंड द स्टैंडर्डाइजेशन। रेस्पोंडेंट्स का क्या सबमिशन था, इनिशियली क्लेम्ड दैट वेस्ट बंगाल हीरा फेल अंडर द स्टेट लिस्ट एंड लेटर कंसीडर्ड दैट इट रिलेटेड टू एंट्री 6 एंड 7 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। ना फिर क्या क्लेम क्या करा गया कि भाई जो सेक्शन 88 एंड 89 ऑफ रेरा है वो अलाउ करता है वेस्ट बंगाल हीरा को टू को एग्जिस्ट विदाउट द प्रेसिडेंशियल असेंट अंडर द आर्टिकल 254 क्लॉज 2। अब जहां पर भी जो कोई स्टेट एक्ट है अगर वो ओवरराइड कर रहा है कहीं ना कहीं किसी कंकरेंट लिस्ट वाले मैटर पर, तो आपको कहीं ना कहीं किसकी कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी, आपको प्रेसिडेंशियल असेंट आपको लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंशियल आप असेंट आपने ली नहीं, प्लस आप फिर सुप्रीम कोर्ट में आप ये जाके क्लेम कर रहे हैं कि भाई जो सेक्शन 88 एंड 89 ऑफ द रेरा है वो अलाउ कर रहा है वेस्ट बंगाल हीरा को टू कोएग्जिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। प्लस फिर क्या बोला कि अगर आर्टिकल 254 क्या कह रहा है कि ये डील करता है विद द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट लॉज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अगर कोई स्टेट लॉ इन कॉन्फ्लिक्ट है विद द सेंट्रल लॉ के, सो इट इज वॉइड अनलेस इट रिसीव्स द प्रेसिडेंशियल असेंट, ठीक। अब प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिली नहीं। अब अगर प्रेसिडेंशियल असेंट इसको नहीं मिली, सो जो वेस्ट बंगाल हीरा है इट लैक
सच असेंट एंड इसकी वजह से ये क्या बनता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। ठीक है। अब जस्टिस के सुब्बाराव का इसमें एक पूरा एक थ्योरी आई कि भाई क्या जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द टू टू वो प्रोविजंस, तो वो असलियत में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है भी या नहीं, प्लस क्या पार्लियामेंट का इंटेंशन था टू इनैक्ट एन एग्जॉस्टिव कोड ऑन द सब्जेक्ट, एंड क्या जो दोनों लॉज हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं सेम लेजिस्लेटिव फील्ड को। कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जो वेस्ट बंगाल हीरा है, इट फेल्ड ऑन ऑल द थ्री काउंट्स। ठीक है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग क्या दी कि जो रेरा है, इट एम्पावर्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दैट इज द स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट। जब रेरा आपको पावर दे रहा है रेरा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है, आपको एक नया लॉ क्यों बनाना पड़ रहा है। ठीक है। प्लस पार्लियामेंट वाज कॉन्शियस ऑफ द स्टेट डाइवर्सिटी एंड अलाउड द फ्लेक्सिबिलिटी विद इन रेरा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बोला कि भाई जो पार्लियामेंट है वो कॉन्शियस है हर स्टेट की डाइवर्सिटी के लिए, और इसीलिए उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है आपको रेरा के अंदर। और जो वेस्ट बंगाल हीरा है वो नियरली आइडेंटिकल टू रेरा, नॉट सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो वेस्ट बंगाल हीरा है ये तो आइडेंटिकल है लगभग, ना कि सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता कि भाई जैसे कि रेरा में कोई चीज अगर वॉइड है, तो आप वेस्ट बंगाल हीरा बना के आप उस वॉइडनेस को फुलफिल कर सकते थे, आप उस वॉइडनेस को भर सकते थे। ऐसा आपने नहीं करा, आपने तो पूरा का पूरा एक आपने आइडेंटिकल एक्ट बना दिया। ठीक है। सो इससे ये माना गया कि साहब क्योंकि ये ऑक्यूपाई कर रहा है सेम फील्ड को, एंड इस मारे ये इनवैलिड है, दैट टू विदाउट द प्रेसिडेंशियल असेंट। ठीक है। सेक्शन 88 एंड 89 ऑफ द रेरा क्या बोल रहे हैं, पहले ये देखिए। इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर लॉज, ये बोला है सेक्शन 88। 89 बोल रहा है कि रेरा जो है, इट ओवरराइड्स कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। नाउ कोर्ट क्लैरिफाइड दीज टू do not permit identical state laws to bypass Article 254, and future state laws must complement, do not duplicate रेरा। ठीक। प्लस अब इसमें जो जजमेंट समरी थी वो क्या आई कि जो वेस्ट बंगाल हीरा था, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर बीइंग रिपग्नेंट टू रेरा। ये चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि स्टेट लिस्ट में, जो कि स्टेट ने बनाया है ना, एंड जब तक उसको प्रेसिडेंशियल असेंट नहीं मिलेगी किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि ऑलरेडी सेंटर ने बना रखा है, ठीक है, तो वो तब तक के लिए वॉइड हो जाएगा। ठीक है। प्लस इट रीइंफोर्स द सुप्रीमेसी ऑफ द सेंट्रल लॉ इन कंकरेंट लिस्ट एंड द मैटर्स वेयर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, तो अगर इस पे स्टेट लॉ बना रहा है और अगर इस पे सेंट्रल लॉ बना रहा है, तो भाई बाय डिफॉल्ट जो सेंटर का लॉ है वो ओवरराइड करेगा। ठीक है। प्लस स्टेट्स में लेजिस्लेट ओनली ऑन अलाइड एंड इंसिडेंटल और सप्लीमेंट्री एस्पेक्ट्स। ठीक है। प्लस इट अपहेल्ड द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद द लेजिस्लेटिव बैलेंस। ठीक है। प्लस इसके ये की टेकअवेज तो इसके हो गए जैसा कि हमने देखा। सो बेसिकली इसमें यही हुआ कि अगर कोई भी स्टेट, आप तो इससे ये चीज याद रखिए कि अगर कोई भी स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाएगा जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट है विद द सेंट्रल लॉ, तो सबसे पहले तो उसको प्रेसिडेंशियल असेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। प्लस अगर प्रेसिडेंशियल असेंट उसको मिल भी जाता है, तो भी जुडिशियल रिव्यू इस ग्राउंड पे हो जाएगा उसका कि भाई क्या ऐसा कोई लॉ लाने की जरूरत थी भी या नहीं थी, बिकॉज सेंट्रल का एक्ट ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है ना। सो आपको कोई एक ऐसा एक्ट और क्यों लाना है जो कि सेंट्रल के एक्ट को बाईपास करेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट केस पे, जो कि है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डील करा विद द इशू ऑफ इनहेरिटेंस विद इन द हिंदू फैमिलीज। इट वाज हर्ड बाय द बेंच ऑफ कंप्राइजिंग जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह। इस केस ने प्राइमरीली फोकस करा ऑन द राइट्स ऑफ द डॉटर्स टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अंडर द हिंदू लॉ। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हो रही है हिंदू लॉ के अंडर। ठीक है। विनीता शर्मा कौन थी, वो डॉटर थी, मतलब वो डॉटर थी, एंड राकेश शर्मा उनके भाई थे। ठीक है। एंड यहाँ पे विनीता शर्मा ने केस करा अगेंस्ट हिज रियल ब्रदर ओवर द क्लेम ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो जो डिस्प्यूट अराइज हुआ, दैट वो अराइज हुआ विनीता शर्मा एंड राकेश शर्मा के फादर की डेथ के बाद से। ठीक है। एंड इसमें जो की क्वेश्चन आया वो ये आया कि वॉज वेदर daughters had the same co-parsonary rights as sons in the ancestral property। क्या बहनों का सेम co-parsonary अधिकार होता है ancestral property में जैसा कि बेटों का होता है। लीगल इशू इसमें क्या आया कि जो मेन लीगल इशू था वो ये था, वाज वेदर द हिंदू सक्सेशन एक्ट ग्रांट्स डॉटर्स इक्वल को-पार्सनरी राइट, क्या उनको इक्वल को-पार्सनरी राइट्स मिलता है। प्लस इस केस ने ऑल्सो एग्जामिन करा इंटरप्रिटेशन को सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट का। प्लस अनदर कंसर्न इस केस का ये था कि वाज वेदर प्रायर जुडिशियल डिसीजंस रिकॉग्नाइज्ड इक्वल राइट्स फॉर द डॉटर्स बिफोर द अमेंडमेंट। विनीता शर्मा के यहाँ पे क्या आर्गुमेंट थे देखते हैं।
Vinita Sharma's counsel argued that the 2005 amendment to the Hindu Succession Act, it granted the daughters full co-parental rights. ठीक है, यहाँ पे दो बार हो गया, सॉरी फॉर दैट. ठीक है. Plus, the respondents contended that prior laws did not recognize as co-partners. ठीक है. And now both the sides debated the interpretation of the law as it stood before and after the amendment. Supreme Court ने यहाँ पे क्या एनालाइज करा? Supreme Court held that the 2005 amendment unequivocally grants daughters the same co-parental rights as of son. अब अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्या लड़कियों के पास सेम अधिकार है co-parental प्रॉपर्टी में, सो यस, गर्ल्स के पास भी सेम राइट है co-parental प्रॉपर्टी में एज ऑफ द बॉयज. The court emphasized that the law's intent is to promote gender equality in inheritance rights. It reversed earlier judgments that did not recognize daughters as co-partners before the amendment. ठीक है. Significance क्या हुआ इसका? The judgment reaffirms the gender equality in Hindu inheritance laws. It clarifies that daughters have co-parental rights by birth irrespective of the date of the father's death. ठीक है. भले ही फादर की डेथ कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे प्रायर टू अमेंडमेंट हो, चाहे आफ्टर द अमेंडमेंट हो, डॉटर्स के पास को-पारेंटल राइट रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है. प्लस दिस केस सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिंदू लॉज कंसर्निंग द वुमेन्स राइट्स. कंक्लूजन क्या आया इसका? द केस रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड्स द जेंडर जस्टिस इन इंडियन इनहेरिटेंस लॉज. इसने रीइंफोर्स करा इंपॉर्टेंस ऑफ 2005 अमेंडमेंट इन इंश्योरिंग इक्वल राइट्स फॉर डॉटर्स, एंड ये एक माइलस्टोन है फॉर द वुमेन्स एम्पावरमेंट बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट जजमेंट की तरफ मूव करते हैं हम. हाँ जी, अब एक ये बहुत बड़ा एक जजमेंट था, आरटीआई एंड द जुडिशियल इंडिपेंडेंस. इस केस का टाइटल था सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल. इस केस में क्या हुआ देखिए. इस केस ने एग्जामिन करा द इंटरसेक्शन बिटवीन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस. Supreme Court of India through this landmark judgment held that need for judicial independence does not contradict the demand for the transparency, and it addressed whether the Chief Justice of India's office falls under the purview of RTI Act or not. पूरी क्या बात थी इस केस की? इस केस में जो बात थी वो इतनी सी थी कि भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन आप आरटीआई एक्ट के थ्रू आप सॉर्ट कर सकते हो या नहीं मांग सकते आप. ठीक है. तो इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि भाई ट्रांसपेरेंसी अलग चीज है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस अलग चीज है. जुडिशियल इंडिपेंडेंस होने के साथ ही कोई भी मतलब वो मैटर ट्रांसपेरेंट भी रखा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि साहब आप जजेस से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड आप हर चीज को दबा लो किसके नाम पर, ट्रांसपेरेंट वो सॉरी इंडिपेंडेंस के नाम पर. ठीक है. 2009 में क्या हुआ, एक्टिविस्ट थे सुभाष चंद्र अग्रवाल, उन्होंने आरटीआई फाइल करी, रिक्वेस्ट सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन कॉलेजियम डिसीजंस मेकिंग एंड जजेस असेट्स डिक्लेरेशन. उन्होंने कहा कि साहब जजेस ने कितना अपना असेट डिक्लेयर करा ये मुझे बताया जाए, एंड कॉलेजियम की डिसीजन मेकिंग मुझे बताई जाए. सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमीशन था उसने डायरेक्ट करा डिस्क्लोजर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कॉलेजियम एंड द गवर्नमेंट. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्ट भी कर दिया कि साहब जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है बिटवीन द कॉलेजियम एंड द गवर्नमेंट वो इनको दी जाए. अब सुप्रीम कोर्ट के सीपीआईओ ने चैलेंज कर दिया सीआईसी का ऑर्डर, citing the protection of the judicial independence and the fiduciary relationships. अब भाई जो भी कॉलेजियम का डिसीजन होता है एक्चुअल में वो मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है, पहले ऐसा पहले माना जाता था. ठीक है. अब चूंकि ये मैटर इतना बड़ा था तो ये मैटर पहुंचा 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गया. क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गया, क्या लीगल इशू बना है इसका? पहला तो ये बना कि डज द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय द ऑफिस ऑफ सीजीआई एंड द कॉलेजियम अंडरमाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस. क्या हम जो भी इंफॉर्मेशन हेल्ड है सीजीआई के ऑफिस के पास एंड कॉलेजियम से रिलेटेड, क्या हम उसको पब्लिक में डिस्क्लोज कर सकते हैं, और क्या ये डिस्क्लोज करना जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे तो सवाल नहीं उठाएगा? प्लस क्या सेक्शन 8(1)(e) और जो जे है आरटीआई एक्ट का वो एग्जेम्प्ट करता है सीजीआई को फ्रॉम डिस्क्लोजर ओब्लिगेशंस, एंड क्या जो डिस्क्लोजर है कॉलेजियम के डिलिबरेशंस के, क्या वो हिंडर फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन होते हैं अमंग जजेस. यहाँ पे आर्गुमेंट क्या दिया पिटिशनर ने, जो कि सीपीआईओ था इसमें, उन्होंने ये बोला कि भाई जो डिस्क्लोजर है इट वुड अंडरमाइन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. प्लस इंफॉर्मेशन जो कि मांगी गई है अंडर द आरटीआई एक्ट वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में हेल्ड है एंड एग्जेम्प्टेड है अंडर 8(1)(e) एंड 8(1)(j. रेस्पोंडेंट ने ये बोला कि भाई जो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में एंड अकाउंटेबिलिटी में. प्लस
जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी ही तो आरटीआई के थ्रू मांगी जा सकती है, मतलब जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट करने का एक मोड ही तो है आरटीआई। जो सीजीआई का ऑफिस है वो चूंकि पब्लिक अथॉरिटी है तो वो फॉल करता है किसमें, अंडर आरटीआई एक्ट में। कोर्ट की अब क्या रीजनिंग थी, कोर्ट ने एम्फेसाइज करा बैलेंसिंग बिटवीन द ट्रांसपेरेंसी विद द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। कोर्ट ने बोला कि भाई जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो कोई शील्ड नहीं है अकाउंटेबिलिटी अपनी दिखाने के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी साबित करने के लिए, बट एक कंडीशन है फॉर फेयर डिसीजन मेकिंग। सीजीआई का ऑफिस है, यस वो पब्लिक अथॉरिटी है, ये माना गया, एंड दैट वो पब्लिक अथॉरिटी किसके अंदर, आरटीआई एक्ट के अंदर। प्लस चूंकि जो डिस्क्लोजर है वो सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशंस है एंड मस्ट बी अंडरमाइंड केस बाय केस बेसिस पर है। सो पब्लिक इंटरेस्ट को वे करना अगेंस्ट द प्राइवेसी एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, ये मैटर होगा किसका, केस बाय केस का। ठीक है, प्लस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीजीआई का ऑफिस है दैट इज कवर्ड अंडर द आरटीआई एक्ट, नो डाउट, लेकिन अब उसके अंदर आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है या कौन सी नहीं दी जा सकती है, इट विल डिपेंडेड अपॉन द केस टू केस बेसिस। केस टू केस बेसिस पर इसको डिपेंड करा जाएगा। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें सिर्फ उतना ही मैटर डिसाइड करा गया जितना कि पोस्ट करा गया था, या जितना भी या जिसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था। पूरा डिसीजन नहीं आया इस केस लॉ में। ठीक है, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा सीपीआईओ को दैट द सीपीआईओ वाज डायरेक्टेड टू री एग्जामिन द डिस्क्लोजर रिक्वेस्ट अप्लाइंग सेक्शन 11I थर्ड पार्टी कंसल्टेशंस ऑफ द आरटीआई एक्ट। अब आरटीआई एक्ट का सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 ये कहता है कि भाई अगर इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है, तो पहले आप उसकी कंसेंट मांगिए, और कंसेंट भी नहीं, पहले आप उससे, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन हो तो पहले आप उससे अपने ऑब्जेक्शंस मंगवाइए, उसके ऑब्जेक्शंस के बेसिस पर फिर आप बताइए कि भाई उसको इंफॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए, आर्टिकल 19 अप्लाई हुआ, आर्टिकल 50 अप्लाई हुआ, प्लस यहाँ पे कोर्ट ने हार्मोनाइज करी दोनों वैल्यूज को, स्टेटिंग दैट ट्रांसपेरेंसी स्ट्रेंथेन्स इंडिपेंडेंस रादर देन वीकनिंग इट। ठीक है, इस केस का सिग्निफिकेंस क्या आया, सिग्निफिकेंस ये आया कि भाई जो जो सीजीआई का ऑफिस है वही पब्लिक अथॉरिटी है, ये मान लिया गया। अब आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट, तो आपको बताना पड़ेगा। इस केस लॉ को याद रखिएगा बेसिकली। ठीक है, प्लस इट मार्क्ड अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशरी, प्लस इट reinforced the idea that independence and accountability coexist within the constitutional democracy, and it encouraged a culture of reasoned disclosure rather than blanket secrecy। ठीक है, कंक्लूजन आ गया, उन्होंने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बोला कि भाई आप इनकी दोबारा एक बार रिक्वेस्ट को आप रिकंसीडर करिए, और आप देख लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है थर्ड पार्टी की तरफ से तो ठीक है, नहीं आता है देन इन दैट केस फिर वैसे देखा जाएगा। ठीक, अब जो ये केस है ना, पर्किंसंस ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी एंड अनदर्स वर्सेस एचएससीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, ये बहुत अच्छा केस है। दैट टू ये किसके लिए अच्छा केस है, जो कि कमर्शियल लॉ में थोड़ा सा जिनको की रुचि है ना, उनके लिए बहुत अच्छा केस है ये। केस का एक ओवरव्यू एक आप ले लीजिए। इस केस ने क्लैरिफाई करा कि हु कैन वैलिडली अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट, कौन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर, इसने पहली बात तो ये बताया। प्लस इसने हेल्ड करा कि भाई जो भी इनएलिजिबल पर्संस हैं, दे कैन नॉट अपॉइंट अनदर आर्बिट्रेटर। अगर आप खुद ही अगर आप खुद ही इनएलिजिबल हैं बीइंग एन फॉर बीइंग एन आर्बिट्रेटर, तो आप कोई दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे स्टैब्लिश करा कोर्ट की पावर अंडर सेक्शन 11 टू इंटरवीन व्हेन द अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड। आर्बिट्रेशन में देखिए क्या होता है ना, आर्बिट्रेशन में ये होता है कि भाई जो दो पार्टीज होती है ना, दोनों पार्टीज या तो किसी एक आर्बिट्रेटर पर सहमत हो जाएं। अगर किसी एक आर्बिट्रेटर पर दोनों पार्टी सहमत नहीं होती हैं तो फिर क्या होता है, तो दोनों पार्टीज अपना अपना एक एक आर्बिट्रेटर चुनते हैं, एक एक अपना आर्बिट्रेटर चुनते हैं। ये जो एक एक आर्बिट्रेटर होता है ये फिर मिलके एक आर्बिट्रेटर चुनता है। ठीक है, तो बेसिकली तीन आर्बिट्रेटर्स होते हैं उस केस में। लेकिन अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जहां पर ये जो एक आर्बिट्रेटर है, जब इसका ही अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, जब इसका ही जो अपॉइंटमेंट हुआ है जब यही इनवैलिड है, ठीक है, तो ये किसी और आर्बिट्रेटर को चूज या अपॉइंट कैसे कर सकता है। ठीक है, अब फैक्ट्स देखिए। एप्लीकेंट थे इसमें पर्किंसंस ईस्टमेंट कंपनी है न्यूयॉर्क की एंड मुंबई में बेस्ड है। रेस्पोंडेंट थे एचएससीसी इंडिया लिमिटेड। अब इसमें एक क्लॉज आया जो कि जहां पे कि क्या हुआ, जो कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसने अपॉइंट कर लिया एक सोल आर्बिट्रेटर। सोल आर्बिट्रेटर कौन था, उनका जान पहचान का था बेसिकली। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर पर्किंसन ईस्टमैन ने चैलेंज करा इसको अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 6। लीगल इशू क्या आया कि जो आर्बिट्रेशन है क्या वो क्वालिफाइड होगा, पहली बात तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए, एंड क्या सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकता है कोई आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11(6)। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो ये हुआ कि चूंकि एप्लीकेंट जो है वो न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है, तो चूंकि कोई भी कंपनी बाहर रजिस्टर होती है तो उसके साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो आर्बिट्रेशन को डीम्डली इंटरनेशनल मान लिया जाता है। प्लस ये फेल करता है विद इन 21F क्लॉज 3 में। तो ये बेसिकली फॉरेन कंट्रोल्ड वो फर्म थी, कंपनी थी, तो इसको फॉरेन आर्बिट्रेशन माना जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इसको माना जाएगा। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हमारे पास जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 11-12 के ए में इसमें इंटरवीन करने का। अब इसमें हुआ क्या बेसिकली, जो कि जो एप्लीकेंट थे ना, एप्लीकेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद द रिस्पोंडेंट्स, और रिस्पोंडेंट ने क्या करा, 11वें या 7वें दिन ही इनको एक नोटिस भिजवा दिया एप्लीकेंट्स को कि भाई हम आपके काम से संतुष्ट नहीं है, है ना, एंड हमें अब हमारे लिए डैमेजेस चाहिए, और उसके लिए हम ये आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हैं, चूंकि आपने हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, उसमें आपने हमें पावर दे दी थी कि हम अपना एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे कंपनी ने ऑब्जेक्शन लिया, कंपनी ने कहा कि भाई ये तो एक बेसिकली एक फ्रेम्ड फॉर्मेट होता है, तो उस पे भी हमने साइन वो कर दिए, बट वी डू नॉट इंटेंड टू अपॉइंट योर आर्बिट्रेटर, क्योंकि आपका जो आर्बिट्रेटर है वो कहीं ना कहीं आप ही की साइड लेगा, हमें भी अपना एक आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट करने दें। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट थे, जो HSCC था, उसने बना कर दिया, उससे कहा कि नहीं भैया, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे तो फिर हम ही करेंगे, आप नहीं कर सकते, आप आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पार्शलिटी का ही जो क्लॉज था ना, अलाउइंग द CMD, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए, यहाँ पे ये क्लॉज वायलेट कर रहा था किसको, न्यूट्रलिटी को। ठीक है, प्लस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई करा TRF लिमिटेड वर्सेस एनर्गो एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के केस को, एंड यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो पर्सन है इनएलिजिबल है टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर, दे कैन नॉट नॉमिनेट अनदर आर्बिट्रेटर एज वेल। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे कोर्ट ने अपनी पावर भी बताई, जो कि सेक्शन 11 क्लॉज 6 में है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कैन इंटरवीन अनलेस द अपॉइंटमेंट इज एक्सप्रेसाई वैलिड, प्लस अपॉइंटमेंट बाय एन इनएलिजिबल पर्सन इज वॉइड एंड नॉट बाइंडिंग। प्लस कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है इंश्योर्स द फेयर आर्बिट्रल प्रोसेस। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोर्ट कैसे इंटरफियर कर रहा है आर्बिट्रेशन के अंदर। कोर्ट बिल्कुल आर्बिट्रेशन के अंदर इंटरफियर कर सकता है अगर कोर्ट को ये लगे कि भाई जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है वो इनवैलिड है या वो इलीगल है। ठीक है, प्लस आर्बिट्रेटर्स को डिक्लेयर करना पड़ता है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, जो कि उसने करा था लेकिन फिर भी वो नहीं था। ठीक है, मस्ट कंफर्म टाइम अवेलेबिलिटी, प्लस नॉन कंप्लायंस इनवैलिडेट करेगा उसके अपॉइंटमेंट को। ठीक है, कुछ जजमेंट्स भी यहाँ पे साइड कर जो कि इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे जो जजमेंट आया, बेसिकली जो आउटकम आया वो क्या आया कि जो अपॉइंटमेंट था आर्बिट्रेटर का बाय HSCC वो इनवैलिड था। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करा यहाँ पे जस्टिस AK सीकरी को एज अ सोल आर्बिट्रेटर, एंड अपील यहाँ पे अलाउ करी गई, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर हम अपील अलाउ नहीं करेंगे तो ये फेयर एंड इम्पार्शियल नहीं होगा फॉर द अपीलांट्स, क्योंकि आपने तो अपनी मर्जी से सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया। यहाँ पे ये उन्होंने रेस्पोंडेंट से कहा, अब सोल आर्बिट्रेटर सिर्फ आपके लिए काम करेगा, तो ये कहीं ना कहीं तो अपीलांट के लिए दिक्कत है, मुश्किल वाली बात है। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस यहाँ पे जजमेंट का यही रहा कि भाई यहाँ पे इंडिया की रेपुटेशन बढ़ी एज ए रिलायबल आर्बिट्रेशन वेन्यू। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथन हुई इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस को, प्लस अलाइन करा इन्होंने इंडियन आर्बिट्रेशन को विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है ना, बहुत बार कि जितनी भी ग्लोबल फर्म्स होती है ना, या ये ग्लोबल कंपनीज होती है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को ही ये लोग प्रेफर करते हैं फॉर बीइंग एन आर्बिट्रेटर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ना कहीं एक वैलिडिटी है ज्यादा किसी भी नॉर्मल आदमी से। सो इसलिए यही लोग को अपॉइंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, एंड ये लोग इसी बार अपॉइंट होते भी हैं। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट केस है दैट इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। इस केस में बात हुई अपॉन द वैलिडिटी ऑफ सब क्लासिफिकेशन विद इन द रिजर्व्ड कैटेगरीज। अब ये केस गया था 7 जजेस के पास फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द ईवी चनैया डिसीजन। ईवी चनैया का मैं आपको डिसीजन बता दूं, ईवी चनैया में ये हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई जो सब क्लासिफिकेशन है ना, जो सब क्लासिफिकेशन है विद इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट वो इनवैलिड है, वो नहीं हो सकता सब क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर दोबारा ये चीज उठी,
तो दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन 7 जजेस बेंच के पास भेजा कि साहब ईवी चिनैया के मैटर को क्या हम रिकंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 जजेस था, दूसरी 5 जजेस बेंच बैठी, उनने भी ये बोला, बोले यार ये 7 जजेस के पास भेजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। की इशू इसमें क्या था कि क्या जो स्टेट्स हैं वो सब क्लासिफाई कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट को फॉर रिजर्वेशन बेनिफिट्स। ये जजमेंट आया 6:1 से, एंड अगेन इसमें डिसेंट दिया किसने, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने। ठीक है, क्या हुआ इसमें, इस केस में हेल्ड किया कि भाई जो जो सब क्लासिफिकेशन है शेड्यूल्ड कास्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। प्लस इसमें ओवररूल करा गया किसको, ईवी चिनैया के जजमेंट को। अब आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भाई इन विच केस द जजमेंट ऑफ ईवी चिनैया वाज ओवररूल्ड। ठीक है, तो आपको बताना है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रविंदर सिंह में हुआ। प्लस इसमें परमिट करा गया आर्टिकल 14 के अंदर कि भाई अगर एम्पेरिकल डेटा है ना, तो आप आर्टिकल 14 के अंदर मतलब के को बेस बनाते हो आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दैट विल बी सब्जेक्ट टू किसके, जुडिशियल रिव्यू के। ठीक है, प्लस यहाँ पे इन्होंने दो टेस्ट बताए, एक था इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का एंड दूसरा था रेशनल नेक्सस का। ठीक, प्लस चीफ जस्टिस ने बोला कि जो जो सब क्लासिफिकेशन है ना, इट इज अ फेसेट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन उठा कि क्या शेड्यूल कास्ट होमोजेनस है, मतलब हर शेड्यूल कास्ट एक सा है, उसमें कोई सब क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत भी है या नहीं है। कोर्ट ने यहाँ हेल्ड करा कि दैट शेड्यूल कास्ट आर हेट्रोजेनस विद वेरिंग बैकवर्डनेस। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि भाई हर शेड्यूल कास्ट एक सा है, शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारी अब क्लासेस बन गई हैं, एंड जो जो लेवल ऑफ बैकवर्डनेस है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लस इंक्लूजन जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट में है, इट डज नॉट इम्प्लाई द यूनिफॉर्मिटी। हो सकता है कि भाई कोई जो एससी हो, ठीक है, वो फॉरवर्ड हो बाकी सबके कंपैरेटिव, तो कोई एससी बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो सकता है ना, या कोई एससी बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड हो सकता है, या बहुत ज्यादा मतलब बैकवर्ड हो सकता है, एंड कोई एससी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये तो स्टेट का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको किसको फॉरवर्ड में रखना है, किसको बैकवर्ड में रखना है। मतलब एक वो होता है ना, एक जो वर्ड है ना, क्लासिफिकेशन विद इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन विद इन क्लासिफिकेशन जो वर्ड है ना, ठीक है, वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लास के अंदर भी यहाँ पे आप क्लास बनाना चाह रहे हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो आर्टिकल 341 है, आइडेंटिफाइज द सुप्रीम कोर्ट्स बट डज नॉट क्रिएट अ लीगल फिक्शन ऑफ होमोजेनिटी। सब क्लासिफिकेशन डज नॉट मीन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन अंडर द 341। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो चिनैया साहब, जो चिनैया का जो जो जजमेंट था उसको ओवररूल करा गया, एंड यहाँ पे ये बोला गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि भाई जो प्रिंसिपल्स है ना सब क्लासिफिकेशन के, इट एक्सटेंड्स टू एससीज इफ सोशल पोजीशन डिफर्स। अगर सोशल पोजीशन आपकी अलग है तो जो सब क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एससीज के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जस्टिस गवई ने बोला कि एससीज इंक्लूडेड विद इन बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पे प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो इंदिरा साहनी का जो मतलब जो जजमेंट था, वो लिमिटेड स्कोप में सिर्फ ओबीसीज के लिए ही एप्लीकेबल था। ठीक है, प्लस जो स्टेट्स हैं अब उनके ऊपर ये पावर है कि वो सब क्लासिफाई करें अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4). प्लस सब क्लासिफिकेशन डज नॉट मॉडिफाई द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। सब क्लासिफिकेशन से प्रेसिडेंशियल लिस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सब क्लासिफिकेशन में एससी तो एससी रहेगा ही रहेगा, पर आप किसी को परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ज्यादा दे सकते हैं और किसी और को कम दे सकते हैं विद इन द एससी कैटेगरी ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा ना सब क्लासिफिकेशन का, वो उन्होंने क्राइटेरिया ये रखा कि इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस प्रूवन बाय एम्पेरिकल डेटा। यहाँ पे आपको सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बतानी पड़ेगी, दैट टू एम्पेरिकल डेटा से आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। स्टेट मस्ट शो इनएडिक्वेट क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, स्टेट को इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस सब क्लासिफिकेशन हमेशा जुडिशियल रिव्यू के अंडर होगा, हमेशा उसका का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इस बात को सरकारें ध्यान रखें, ये भी बोला किसने, चीफ जस्टिस ने। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्रीमी लेयर जो एक्सक्लूजन है, इट शुड एक्सटेंड टू एससीज एज वेल, ये भी बोला जस्टिस गवई ने। सीजीआई की ओपिनियन साइलेंट थी, बट नाथ एंड शर्मा जे जो थे वो उन्होंने कंकर करा विद जस्टिस गवई डिसीजन।
ठीक है, पर्पस भी उन्होंने बताया कि भाई रियल इक्वलिटी तो तभी आएगी जब हम प्रिवेंट करें ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडवांस एससीज का। ठीक है, प्लस कंक्लूजन में फिर आपने देख ही लिया कि जैसे कि इस जजमेंट में ने एडवांस करा सब्सटैंटिव इक्वालिटी को एंड डेटा प्रिवेंट पॉलिसी को, रिकॉग्नाइज करा इंट्रा ग्रुप डिस्पैरिटीज को विद इन द शेड्यूल कास्ट, प्लस एनकरेज करा एम्पेरिकल ट्रांसपेरेंट एंड इक्विटेबल अफर्मेटिव एक्शंस को। ठीक है, देखिए अभी जो हमारा ईवी चेन्नैया वाला जो जजमेंट था ना, अब ऐसे जजमेंट्स अब हम ऐसे लेक्चर्स में तो बहुत हम शॉर्ट में हम बता पाते हैं, लेकिन हमारा जो ये कोर्स चल रहा है ना, प्रिपरेशन कोर्स, ये हमारा पूरा फॉर ₹3,999, इसमें हम क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा जैसे आपका जजमेंट था ईवी चेन्नैया का भी हम आपको पूरा जजमेंट इसमें हमने आपको बता रखा है, प्लस हमने आपको जो ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह वाला है ना, इसका भी हमने आपको कंप्लीट पूरा बताया हुआ है कि भाई कितने क्या इम्प्लीकेशंस थे, ईवी चेन्नैया में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, कहाँ से अराइज हुआ, कहाँ से नहीं हुआ। तो हमारा जो ये प्रिपरेशन कोर्स है, इसमें आपको ए टू जेड हर चीज इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्लस इसमें फिर ना जैसा कि अभी मैंने जो आपको ये केस बताया, इसमें आपको इस बेसिस पर ना आपको मॉक टेस्ट भी बहुत सारे मिलेंगे, जो कि आप जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपके अंदर भी एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा था। ठीक है, सो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल करिए हमारे इस कोर्स के अंदर, सो दैट आप लोग भी हमारे इस कोर्स का बेनिफिट ले पाए एंड आप लोग की कहीं ना कहीं प्रिपरेशंस में ये कोर्स बहुत काम भी आएगा। ठीक है, फिर आ जाइए अब हमारे आप दूसरे केस पे, जो कि है एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ चेक डिसऑनर केसेस। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए। हुआ क्या कि 35.16 लाख केसेस पेंडिंग है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट एज ऑफ 2019 का जो डेटा है, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है किसके ऊपर, क्रिमिनल जस्टिस एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, इस केस का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक्स एंड स्ट्रीमलाइन द ट्रायल प्रोसेस अंडर द एनआई एक्ट। अब बहुत सारी अब इसमें बातें करेंगे कि भाई 138 के फ्रेमवर्क का कैसे एवोल्यूशन हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें एक जो प्रॉब्लम आती है ना, मैं आपको वो प्रॉब्लम बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। 138 के केस में क्या होता है कि आपने अगर टाइम बाउंड मैनर में अगर आपने केस फाइल कर भी दिया, ठीक है, तो क्या होता है जब समन्स जाते हैं ना, जब अक्यूज को जब समन्स जाते हैं, तब भाई क्या होता है, वो समन्स अक्यूज को जब जा रहे होते हैं ना, तो अक्यूज पहली बात तो मिलता नहीं है, वो समन्स को मतलब कहीं ना कहीं बाईपास करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो भी कोर्ट ऑफिसर जो भी समन लेके जाता है या जो भी पोस्टमैन समन लेके जाता है, तो उसको तो पहली बात वो आदमी मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता। एक बार समन जाता है, दो बार जाता है, तीन बार जाता है, तीसरी बार में अगर वारंट भी चला जाता है ना, तो भी अगर आदमी नहीं मिला, फिर क्या होता है, एक वर्ड होता है वारंट में, जिसको कि हम कहते हैं परमानेंट वारंट, हम उसको कहते हैं। केस क्या होता है, केस में तारीखें लगना बंद हो जाती हैं एंड उसके अगेंस्ट में परमानेंट वारंट इशू हो जाता है। ठीक है, अब जब पुलिस को मिलेगा तब पुलिस उसको पकड़ के लाएगी, तब फिर केस आगे से चालू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है 138 के केसेस में। ठीक है, चूंकि मतलब जो परमानेंट वारंट जो इशू जो हो गया है, अब वो केस में अब आगे तारीख तो लग नहीं रही, तारीख बंद हो गई, तो अब ये केस की फाइल दब जाती है और भाई फिर वो पड़ा रहता है केस। तो अब इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा सोच विचार करा एंड फिर उन्होंने बोला कि भाई पहली, अच्छा फिर दूसरी बात ये कि बहुत बार क्या होता है ना, 5 या 6 चेक्स होते हैं। अब 5 या 6 चेक्स के लिए भाई अब 5 या 6 अलग अलग क्या केस लगने चाहिए। इस केस से पहले 5-6 अलग अलग केसेस लग रहे थे, लेकिन फिर यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई अगर मल्टीपल ऑफेंसेस हैं और अगर सेम ट्रांजैक्शन सेम है, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ वो सेम है, लेकिन चेक उसने 5-6 दिए हैं, तो आप अगर 1 साल के अंदर ऐसा हुआ है, तो आप उसको एक ही केस के अंदर कवर कर सकते हो। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेजर कॉज जो डिले का था उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, रिकमेंड करा कि भाई आप मोबाइल से, ईमेल से डिसऑनर या डिसऑनर मेमोज के थ्रू या कोई एक नोडल एजेंसी बनाइए ई सर्विस के लिए, उसके थ्रू आप सामने वाले को एटलीस्ट आप नोटिस तो सर्व करवाइए। ठीक है, कोर्ट ने बोला कि भाई जो समरी ट्रायल्स को समन ट्रायल्स में मैकेनिकली जो कन्वर्ट कर देते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, कोर्ट्स को, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा कि जो हाई कोर्ट्स हैं इंश्योर करें कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपना रीजंस रिकॉर्ड करें बिफोर कन्वर्टिंग दीज टाइप्स ऑफ केसेस। ठीक है, प्लस यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई आप स्पीड एंड एफिशिएंसी समरी ट्रायल मैकेनिज्म में आप एटलीस्ट बनाए रखिए,
प्लस इसमें यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहाँ पे अक्यूज आपके उससे बाहर रह रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने मैंडेटरी कर दिया इंक्वायरी करना जब अक्यूज बाहर रह रहा है आपके जुरिस्डिक्शन से। प्लस कंप्लेनेंट एंड जो विटनेसेस हैं वो सबमिट कर सकते हैं अपना एफिडेविट अंडर सेक्शन 145 ऑफ द एनआई एक्ट। ठीक है, प्लस मजिस्ट्रेट्स रिलाय कर सकते हैं ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो इनहेरेंट पावर टू रिव्यू और रिकॉल प्रोसेसेस मिलेगी, मतलब मजिस्ट्रेट के पास कोई इनहेरेंट पावर नहीं है रिव्यू या रिकॉल करने के लिए अपनी प्रोसेसेस को। ठीक है, प्लस जो सेक्शन 258 है सीआरपीसी का वो एप्लीकेबल नहीं होगा टू कंप्लेंट्स अंडर द सेक्शन 130 ऑफ द एनआई एक्ट। प्लस कमिटी बनाई टू कंसीडर लिमिटेड रिकॉल पावर बाय अमेंडमेंट। ठीक है, प्लस यहाँ पे हाई कोर्ट्स को बोला कि आप आइडेंटिफाई करें एंड रेफर करें पेंडिंग अपील्स को रिवीजन को मीडिएशन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था, रिड्यूस हो जो बैकलॉग है नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स के थ्रू, एनकरेज करें आप लोग रेजोल्यूशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द जस्टिस। ठीक है, डायरेक्टिव्स इशू कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। क्या डायरेक्टिव्स करे इशू, कि रिकॉर्ड रीजंस बिफोर कन्वर्टिंग समरी ट्रायल्स इनटू समन्स ट्रायल्स। ठीक है, मैंडेटरी इंक्वायरी बोल दी 202 के अंडर। रिकमेंड करा लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट को फॉर वन ट्रायल अंडर सेक्शन 219 सीआरपीसी, और डीम्ड सर्विस ऑफ समन्स एंड रीअफर्मेशन ऑफ नो रिव्यू पावर, यहाँ पे ये बोला। ठीक है, प्लस यहाँ पे इंश्योर करा उन्होंने कि भाई बैलेंस रहे बिटवीन एफिशिएंसी एंड द प्रोसीजरल फेयरनेस, प्लस इम्प्लीमेंटेशन टू बी ओवरसीन बाय द जस्टिस आरसी चौहान कमिटी को का उन्होंने बोला कि भाई जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये जो जज साहब है इनकी कमिटी ओवरसी करेगी। ठीक है, हाँ जी, अब ये केस हमारा एक बहुत ही ज़्यादा एक लैंडमार्क केस है, ये तो आप लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा। राइट टू डाई विद डिग्निटी, कॉमन कॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो पिटिशनर था कॉमन कॉज एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, उन्होंने एक पीआईएल फाइल करी अंडर आर्टिकल 32 सीकिंग रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। उन्होंने वैलिडिटी सॉर्ट करी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स जैसे कि लिविंग विल्स होती हैं बाय इंडिविजुअल्स इन एंटिसिपेशन ऑफ टर्मिनल इलनेस और वेजिटेटिव स्टेट। बहुत बार क्या होता है कि भाई अब जो भी पेशेंट्स होते हैं ना वो वेजिटेटिव स्टेट में जाने वाले होते हैं, तो उसको उनको पहले पता रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई एटलीस्ट एक लिविंग विल तो बना दे कि जैसे आदमी एटलीस्ट ये तो कह पाए कि अगर मैं इतनी स्टेज पे अगर मैं कोमा में अगर 20 दिन पड़ा रहा हूँ 30 दिन पड़ा रहा हूँ तो उसके बाद फिर मतलब मुझे आप बाय डिफॉल्ट आप मरने देना या जो कुछ भी है। ठीक है, प्लस इन्होंने यहाँ पे रिलाय करा ऑन द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी एज अ फेसेट्स ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इश्यूज क्या थे इसमें, कि जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है क्या वो फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 21 का, एंड दूसरा था कि वेदर जो भी इंडिविजुअल है कैन एग्जीक्यूट एन एडवांस डायरेक्टिव फॉर विड्रॉल ऑफ द लाइफ सपोर्ट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल टर्मिनल इलनेस। क्या जो पेशेंट है वो खुद से बता सकता है कि भाई मेरा जो लाइफ सपोर्ट है उसको आप विड्रॉ कर लेना अगर मेरी जो इलनेस है वो इरिवर्सिबल हो जाए। प्लस क्या पैसिव यूथेनेशिया को लीगली परमिट किया जा सकता है इंडिया के अंदर या नहीं। क्वेश्चन आपके यहाँ से क्या बनेंगे, राइट टू डिग्निटी राइट टू डाई विद डिग्निटी कौन से केस में फंडामेंटल राइट माना गया और किस केस में पैसिव यूथेनेशिया को लीगल करने की बात कही गई। ठीक है, पिटिशनर ने बोला कि जो आर्टिकल 21 है इट इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड हेंस राइट टू डाई विद डिग्निटी आल्सो। एडवांस डायरेक्टिव्स इंश्योर्स ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। रेस्पोंडेंट जो कि यूनियन ऑफ इंडिया था उसने बोला कि भाई कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है यूथेनेशिया के लिए एंड ऐसा रिकॉग्निशन शुड कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर। अब ये काम ये लेजिस्लेचर करे, कोर्ट कैसे करेगा। प्लस पॉसिबल मिसयूज हो सकता है लिविंग विल्स का, क्योंकि अब इसके लिए स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स अब चाहिए पड़ेंगे। कोर्ट ने एनालाइज करा, कोर्ट ने बोला कि भाई अंतर होता है बिटवीन एक्टिव यूथेनेशिया एंड पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव क्या है कि अनलॉफुली आप मार दो, पैसिव क्या है कि आप लाइफ सपोर्ट आप विड्रॉ कर लो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म करा दैट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू डिग्निफाइड डेथ। प्लस रिकॉग्नाइज करा ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एज इंटीग्रल टू पर्सनल लिबर्टी एंड स्ट्रेस करा यहाँ पे दैट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स मस्ट प्रिवेंट मिसयूज ऑफ यूथेनेशिया और एडवांस डायरेक्टिव्स। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यूनानिमसली रिकॉग्नाइज करा राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, परमिट करा पैसिव यूथेनेशिया को अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। ये क्वेश्चन बनेगा आप लोग के क्लैट के एग्जाम के लिए, एलएम के एग्जाम्स के लिए। वैलिडेट करा एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स को एज लीगली एनफोर्सिएबल। लेट डाउन करा प्रोसीजर को सर्टिफिकेशन मेडिकल बोर्ड करेगा,
जुडिशियल ओवरसाइट होगी एंड फैमिली की कंसेंट होगी। ठीक है, ये एक लैंडमार्क रूलिंग आई यूथनेशिया के ऊपर, प्रोवाइड करा इंडिया फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर पैसिव यूथनेशिया, बैलेंस करा इंडिविजुअल की राइट्स को विद सोसाइटल एंड एथिकल कंसर्न्स, एंड यहाँ पे उन्होंने पेव कर दी एक वे फॉर द लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट ऑन द एंड ऑफ लाइफ केयर। ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर एक पूरा लॉ बना ले अपना, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, अब आती है बात हमारी सुशीला, आज का लास्ट केस है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020। ये केस बात करता है अबाउट द एंटिसिपेटरी बेल। क्या हुआ, अब कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज थे ड्यूरिंग द फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अक्यूज अंडर आर्टिकल 438 ऑफ द सीआरपीसी, दैट इज एंटिसिपेटरी बेल। अब तो बीएनएसएस आ गया, अब चेंज हो गया, अब 482 में पहुंच गई है वो, बट सीआरपीसी में 438 पे थी। प्रीवियस कन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट्स जो थे इंक्लूडिंग सिब्बा एंड अदर्स, उनको भी यहाँ पे कंसीडर करा गया। प्लस बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई टू सेटल द लॉ ऑन एंटिसिपेटरी बेल की ड्यूरेशन के लिए, कि कितने टाइम के लिए एंटिसिपेटरी बेल जो है वो रहनी चाहिए। पहला इशू क्या बना कि शुड प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 438 सीआरपीसी बी लिमिटेड टू अ फिक्स्ड पीरियड, एंड डज एंटिसिपेटरी बेल एंड व्हेन द अक्यूज्ड इज समन्ड और चार्जेस आर फ्रेम्ड। कंटेंशन क्या थे अपीलांट की कि एंटिसिपेटरी बेल शुड बी टाइम लिमिटेड एंड कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, ये बोला अपीलांट ने। रिस्पोंडेंट ने बोला कि नॉर्मली नो टाइम लिमिट इज देयर एंड कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन द केस फैक्ट्स। अमाइकस क्यूरी अपॉइंट करा गया। अमाइकस क्यूरी ने बोला कि भाई कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन है टू इम्पोज ड्यूरेशन लिमिट्स अगर जरूरत लगती है तो। एनालिसिस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की क्या है कि जो सेक्शन 438 सीआरपीसी है वो बेल प्रोवाइड करता है इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। कोई स्टैट्यूटरी टाइमलाइन 438 ने नहीं दी गई है। कोर्ट का डिस्क्रिशन गवर्न करता है कंडीशंस को इंक्लूडिंग टाइम बाउंड प्रोटेक्शन अगर वारंटेड हो तो, एंड एंटिसिपेटरी बेल कैन एक्सटेंड टिल ट्रायल अनलेस रेस्ट्रिक्टेड बाय द कोर्ट्स। ठीक है, की होल्डिंग्स अब यहाँ पे क्या आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि प्रोटेक्शन अंडर 438 जो है शुड नॉट यूजुअली बी टाइम बाउंड, टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल कैन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द ट्रायल एज वेल, प्लस कोर्ट्स इंपोज कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस को बेस्ड ऑन द केस फैक्ट्स, एंड रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इन अर्लियर केसेस ओवररूल कर दिए गए। गाइडलाइंस किसको दी गई, कोर्ट को दी गई कि एप्लीकेशंस मस्ट बी बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड रीजनेबल एप्रीहेंशन। कोर्ट्स में इशू नोटिस टू प्रोसिक्यूशन बिफोर ग्रांटिंग रिलीफ। कोई मैंडेटरी टाइम लिमिट नहीं है, ना ही इवेंट बेस्ड रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। प्लस कंडीशंस अंडर सेक्शन 437(3) या 438(2) टू गाइड द कोर्ट्स। एंटिसिपेटरी बेल कैन बी कैंसिल्ड फॉर द मिसयूज और नॉन कोऑपरेशन। यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि भाई आप जो एंटिसिपेटरी बेल देते हो उसमें आप कंडीशंस तो उसमें आप डालते ही डालते हो। अब चूंकि उसमें आप कंडीशंस आप डाल रहे हो, तो अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो आप उसको कैंसिल कर देना, आप बेल को, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को। ठीक है, कंक्लूजन क्या आ रहा है इसमें कि क्लैरिफाई करना इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल जो है वो ऑटोमेटिकली टाइम बाउंड नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग, है ना, कि भाई कोई भी एंटिसिपेटरी बेल कभी भी टाइम बाउंड मैनर में नहीं हो सकती। अफर्म करा लिबर्टी को वाइल प्रिजर्विंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन पावर्स को। रेस्टोर करा डिस्क्रिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट्स टू अंडर सेक्शन 438, एंड लैंडमार्क वो रूलिंग अलाइन हुई किसके साथ, सिब्बा के जो प्रिंसिपल्स थे उसके साथ। ठीक है, सो आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये यहीं तक रहेगा। ठीक है, आप लोग को संभव लॉ में हम हर वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप लोग के क्लैट या एलएम के एग्जाम्स में आप लोग अच्छी रैंकिंग ला पाए। ठीक है, सो हमारा जो भी कोर्स चल रहा है उसको अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं उसमें, तो आप लोग प्लीज उसमें एनरोल हुई। एंड बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग केस लॉस के साथ, कुछ नए केस लॉस के साथ, कुछ पुराने लैंडमार्क केस लॉस के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।